हेलो। इस हफ्ते जीएसटी से रिलेटेड कुछ 3 एडवांस रूलिंग्स हैं और एक नोटिफिकेशन आया है। तो हम देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है या फिर जो एडवांस रूलिंग है उसको भी एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पे अगर मैं चाहूँ तो एक ही नोटिफिकेशन आया है 10/2023 जो कि इनवॉइसिंग की लिमिट को रिड्यूस कर रहा है 10 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक, और इसका इफेक्टिव डेट है 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 इसकी इफेक्टिव डेट है। तो ये छोटा सा एक नोटिफिकेशन थी। इसके अलावा थोड़े से 2 एडवांस रूलिंग है और एक एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आई है। अच्छा, एडवांस रूलिंग और एपिलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अगर किसी को नहीं पता तो सबसे पहले ये भी बता देता हूँ होता क्या एडवांस रूलिंग। जब हमने कोई काम करना है या फिर कर चुके हैं और हमें उस काम के ऊपर शक है कि यार फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर रेट ये चार्ज की है, क्या ये कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये सप्लाई ट्रीट होती है कि नहीं, तो इन सारे रिलेटेड मैटर्स के ऊपर हम एक एडवांस रूलिंग फाइल कर सकते हैं जो कि एक रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर होती है। उस एडवांस रूलिंग को सुनने के लिए एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है। वो आपकी क्वेश्चंस के ऊपर एक जजमेंट पास करेगी जिसके बेस के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हो। और अगर आप उनके जौन से क्वेश्चंस के जो उन्होंने क्वेरी सॉल्व की है आप उससे आई मीन सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको नहीं पसंद आई उनकी, तो आप उसको एक अपील फाइल कर सकते हो एपिलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है ना। और और क्या फ़र्क है, तो और अगर आप एडवांस रूलिंग फाइल कर रहे हो तो आपको 5000 की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप एपिलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास अपील फाइल करोगे तो आपको 10,000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा देख लेते हैं, अब एक मेरे पास है एपिलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, यानी कि जौन सा हमारा एप्लीकेंट था उन्होंने पहले एडवांस रूलिंग फाइल की थी, वो डिसीजन से कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उन्होंने फिर एपिलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास चलेगी। क्लाइंट का नाम क्या है? क्लाइंट का नाम है एडन रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। एडन रियल इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम ही सजेस्ट कर रहा है। रियल इस्टेट फर्म है, कोलकाता के अंदर रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल के अंदर रजिस्टर्ड है, और ये क्या करती है कि प्लॉट लेती है, उसके ऊपर फ्लैट्स बना के उसको आगे फर्दर सेल करती है। अब इन्होंने एक एडवांस रूलिंग पहले फाइल की थी, तो उन्होंने उस एडवांस रूलिंग के अंदर क्या पूछा था, उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन उनका था वेदर द अमाउंट चार्ज बाय द एप्लीकेंट फॉर राइट टू यूज ऑफ car या two-wheeler parking services along with the sale of under constructed apartments to the prospective buyer is to be treated as composite supply of construction of residence service। पहला क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि यार जो हम फ्लैट बेच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि फ्लैट के साथ साथ ना पार्किंग की स्पेस भी बेचते हैं। तो आप बताओ जो ये पार्किंग की स्पेस है और जो फ्लैट बेच रहे हैं इसको हम कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर ट्रीट करें। और एक और इसमें एडिशन दे देता हूँ, इन्होंने इस एडवांस रूलिंग के अंदर जो भी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट लिया है, इन्होंने केवल ओपन पार्किंग स्पेसेस का कॉन्टेक्स्ट लिया है। इन्होंने जौन सी क्लोज्ड पार्किंग स्पेसेस है उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था कि इफ़ द सेम इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई देन द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन सच चार्जेस कलेक्टेड बाय द एप्लीकेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव बायर। कि अगर आप इनके साथ कह देते हो कि नहीं ये एप्लीकेंट यानी ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो हमें ये भी बता दो कि हम इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज करें। थर्ड पॉइंट ये में कहते हैं इफ सच अपार्टमेंट आर सोल्ड आफ्टर रिसीप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी then whether the amounts collected for right to use of car parking space will also be treated as non GST supply। वो कह रहे हैं यार देखो क्या होता है कि एक बारी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, प्लॉट है, उनकी सेल पर फेस के ऊपर जीएसटी नहीं लगती। तो वो कहते हैं कि हम वहाँ पर जाके ना अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। एक बार हमने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे दी, वो फ्लैट पूरे बिक गए, तो अगर दोबारा वो फ्लैट कहीं बिकेंगे, पार्किंग स्पेस दोबारा बिकेगी वो और वो कॉम्पोजिट सप्लाई हुआ तो किसी के ऊपर वो दोनों नॉन जीएसटी सप्लाई होगा। ये इन्होंने अपना थर्ड क्वेश्चन पूछा था। फोर्थ ये पूछते हैं whether the taxability would change if the charges for right to use of the parking space is collected after the sale of apartment has been done। कहते हैं ऐसा तो नहीं कि अगर हमने अपार्टमेंट बेच दिया उसके बाद हम पार्किंग स्पेस बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी चेंज हो जाएगी। वो ऐसे वो कह रहे हैं क्योंकि इनका अकॉर्डिंग जो उनके कस्टमर है ना उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो जब वो फ्लैट या अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं उसके साथ साथ वो पार्किंग स्पेस भी बुक कर लें जो कि ये ओपन पार्किंग स्पेस बेचते हैं। और सेकंड ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल
अपार्टमेंट के बायर ने स्टार्टिंग में कुछ प्रोस्पेक्टिव कुछ नहीं खरीदा ये पार्किंग स्पेस, तो बनने के बाद वो कहते यार अब मेरा फ्लैट बन चुका है, बट मेरे को अब पता चला कि मुझे पार्किंग स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है, आप एक काम कर दो, मेरे को ना ओपन पार्किंग स्पेसिस के अंदर से भी एक स्लॉट निकाल दो। तो उनका कहने का मतलब है अगर हम पहले बेच रहे हैं या बाद में बेच रहे हैं उसके अंदर भी आप देख लो कुछ फ़र्क तो नहीं ना है। ये 4 क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस का एडवांस रूलिंग ने एक सिंपल सा रिप्लाई दे दिया है। एडवांस रूलिंग कहती है कि भाई तू पढ़ के कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक पेन है और पेन के अंदर रीफिल है, तो वो एक नेचुरली बंडल्ड है, यानी कि बिना रीफिल के और बिना पेन के कोई चीज़ चल ही नहीं पाएगी। तो ये इसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बोला है कि पहली बात तो ये कि जो फ्लैट्स हैं और जो पार्किंग स्पेसेस हैं वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है। आपके जो बायर है उसके पास ऑप्शन है, या तो भाई पहले खरीद ले या तो बाद में खरीद ले, ये इकट्ठा नेचुरली बंडल्ड नहीं आता, इसलिए हम इसे कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं मानेंगे। और उन्होंने इसका टैक्सेबिलिटी का रेट बता दिया, भाई कुछ भी कर ले टैक्सेबिलिटी का रेट इसका 18% रहेगा, ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई अबेटमेंट ऑफ लैंड भी नहीं मिलेगी तेरे को, ठीक है। तो ये एडवांस रूलिंग था, इसके ऊपर वो एग्री हुए। इसके ऊपर एग्री होने के बाद उन्होंने इसके अगेंस्ट एक अपील फाइल कर दी एपेलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। एपेलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को जाके कहते हैं कि सर हम आपके उनसे एडवांस रूलिंग है उसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप हमारा मैटर एक बारी दोबारा देखो। तो अब जो एपेलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उसके आगे इन्होंने अपील क्या की, वो अपील भी देख लेते हैं। जौन से हमारे एप्लीकेंट है जो एडन गार्डन्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जो भी पार्किंग स्पेसेस बेच रहे हैं ना वो अपने बायर्स को ही बेच रहे हैं, यानी कि कोई बाहर का आदमी आके यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं खरीद सकता। अगर हम पार्किंग स्पेस किसी को बेच रहे हैं तो वो उनका यहाँ पर फ्लैट की बुकिंग होनी चाहिए, यहाँ अपार्टमेंट एग्जिस्टिंग होना चाहिए, उसी को हम पार्किंग स्पेस बेचेंगे। और सेकेंडली उन्होंने एक डेफिनेशन से बोल दिया कि जब भी कोई अपार्टमेंट खरीदता है तो वो एक नॉर्मल सर्विसेज यानी कि उसके साथ एक कुछ रिक्रिएशनल सर्विसेज एक्सपेक्ट करता है, उसके अंदर से एक पार्किंग सर्विस की भी वो एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट मेरे को अपार्टमेंट के साथ तो ये मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ देखा कि हम फिर कह रहे हैं कि अब दोबारा चेक करो ये कॉम्पोजिट सप्लाई निकलेगी और ये नेचुरली बंडल्ड है। उन्होंने 2 पॉइंट्स रखे थे कि ये नेचुरली बंडल्ड है। 2 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं कि फर्स्ट के पार्किंग वही खरीद सकता है जिसके पास फ्लैट है, और दूसरा वो कहता है बाहर कोई आदमी वहाँ के हम बेचेंगे नहीं, और तीसरा वो ये भी कह रहे थे कि अगर कोई आदमी फ्लैट खरीदता है तो वो एक बेसिक नेसेसिटी है कि वो पार्किंग स्पेस भी साथ में खरीदेगा ही खरीदेगा। इस सेंस के अंदर अब एपेलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने रेरा की डेफिनेशन निकाली। एपेलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कहते हैं ठीक है, सबसे पहले ये पता कि जो ओपन पार्किंग स्पेसेस है वो अपार्टमेंट का पार्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, उसकी डेफिनेशन रेरा से उन्होंने निकाली। तो रेरा का सेक्शन 2 सबसेक्शन एन और पॉइंट नंबर 8 कहता है कि जो कॉमन एरिया है, यानी कि एक तो आपका अपार्टमेंट का एरिया हो गया और दूसरा जो हो गया कॉमन एरिया जहाँ पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर हर कोई आदमी उसे आकर यूज़ कर सकता है, उसे हम कॉमन एरिया कहते हैं। तो रेरा की डेफिनेशन कहती है कि जौन से अनकवर्ड पार्किंग स्पेसेस है ना वो सबसे पहले कॉमन एरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं, आप अपार्टमेंट के साथ उसे बेच ही नहीं सकते। जो भी कॉमन एरिया है वो अपार्टमेंट होल्डर्स का है इक्वली। अपार्टमेंट होल्डर्स क्या कर सकते हैं, जब उनको फ्लैट या फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट मिल जाए तो वो अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, और अपनी एसोसिएशन बनाने के बाद वो उस पार्किंग स्पेस को रेंटल में या फिर लीज की फॉर्म में किसी को दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये का कि भाई जो तू कह रहे कि तुम आपने कॉम्पोजिट सप्लाई कर दी, आप सप्लाई तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आप कॉमन एरिया को तो दे ही नहीं ना सकते। अगर कोई फ्लैट खरीद रहा है और वहाँ पर एक जिम भी है, वहाँ पर एक गार्डन भी है, तो आप अगर कोई आदमी फ्लैट खरीद रहा है, फ्लैट के साथ आप उसे बोल रहे हो कि जी कॉमन एरिया का आपको असेस दे रहे हैं, तो कॉमन एरिया का असेस उस आदमी को ही जाएगा ना। सिंपल कर देता हूँ, आपने एक फ्लैट खरीदा है, फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट खरीद रहे हो, और अपार्टमेंट जब खरीद रहे हो तो बिल्डर आपको कह रहा है कि जी सामने एक गार्डन है, बहुत अच्छा गार्डन है, और जितने भी अपार्टमेंट में लोग रह रहे हैं उस गार्डन को यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ मैंने इनके साथ ये एग्रीमेंट कर दिया, दूसरी तरफ मैंने किसी बाहर के आदमी को कह दिया यार देख लो, और किसी पर्टिकुलर फ्लैट ओनर को कह दिया कि यार ठीक है आप ये जौन सा ओपन एरिया है ना इसको आप रख लो, मैं किसी और को नहीं दूंगा। ऐसा नहीं ना हो सकता।
वो जो गार्डन है वो हर एक का है ना, जो भी वहाँ पर अपार्टमेंट रह रहा है, तो सेम केस वो कॉमन एरिया में डाल रहे हैं। कह रहे हैं कि सबसे ओपन पार्किंग स्पेस कॉमन है, कॉमन एरिया का पार्ट है, और कॉमन एरिया का जो पार्ट है वो हर एक जो अपार्टमेंट होल्डर है उसके पास ही रहेगा। तो आप सबसे पहली बात तो ये बेच ही नहीं सकते। बट फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे कि आप बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते। हम आपको सिंपली बात उन्होंने दोबारा कह दी है कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। और वो कहते हैं कि आप इसके ऊपर अबेटमेंट भी नहीं ले सकते। अबेटमेंट क्या था? अबेटमेंट था कि कहते कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर 9% का जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो मैं उनसे 1/3 लैंड की भी अबेटमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको कंस्ट्रक्शन सर्विस के साथ साथ लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूँ। तो वो लैंड का अबेटमेंट यूजुअली जो 1/3 है, इन्होंने ओल्ड स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से पहले आई थी। तो वहाँ पर 1/3 ऑफ द अबेटमेंट आपको मिल जाता था जीएसटी अमाउंट का। अब ये जो जीएसटी अमाउंट का अबेटमेंट उनको मिलता था, तो वो कहते हैं कि आप जो पार्किंग स्पेस है ना उसके ऊपर आप अबेटमेंट भी नहीं ले सकते। यानी कि आप अगर आपका कोई ग्रुप है जो पीपल का एसोसिएशन है, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, सोसाइटी एसोसिएशन है, वो कल को इस स्पेस को किसी को रेंटल या लीज पे देना चाहती है, तो उसके ऊपर फुल 18% का जीएसटी चार्ज होगा। तो ये एपिलेंट एडवांस रूलिंग थी। इसके बाद अभी 2 एडवांस रूलिंग भी और आई हैं इस महीने, तो अब वो उनको भी एक बारी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक हमारी एडवांस रूलिंग है, ये एपिलेंट एडवांस रूलिंग नहीं है, नॉर्मल एडवांस रूलिंग है। इसको फाइल किसने की है? इसको फाइल किया वाइट गोल्ड बुलियन प्राइवेट लिमिटेड है, बेंगलोर यानी कर्नाटका की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। डीलिंग इसमें करते हैं, ये करते हैं कि ये ना अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल लोगों के घरों में कोई सोना या फिर किसी भी तरह की ज्वेलरी पड़ी हो, ये हमसे ख़रीदते हैं, उसको आगे बेच देते हैं, ऐसा ये क्लेम करते हैं। अब जब ये कर रहे हैं ना प्रोसेस, तो वो कहते हैं कि जो ज्वेलरी तो आपकी ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी आप कोई ज्वेलरी देते हो वो ठीक है, बट अगर उस ज्वेलरी बहुत पुरानी हो जाए, ओल्ड फैशन हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम उसे मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करके हम उसे जौन सा लम्ब्स के फॉर्म में, यानी कि कोई परफेक्ट शेप नहीं देते उसे, कोई कॉइन कोई बुलियन किसी तरह की शेप नहीं देते, उसे फर्दर आगे बेचते हैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि वो चीज़ हमारी आसानी से बिक जाए। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि यार अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं ना, तो आप हमें ना जौन सा 30-5 रूल है ना सीजीएसटी का, कि हम सेकेंड हैंड गुड्स खरीद के आगे बेचते हैं, तो जो वैल्यू है जिस पे हमने गुड्स खरीदी और आगे बेचे, अगर कोई वैल्यू एडिशन की है तो उसके ऊपर हम जीएसटी का अमाउंट पे करेंगे। यानी कि हम पीछे आईटीसी नहीं लेंगे, सीधा जौन सी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर हम जीएसटी पे करेंगे। तो इसी बात पे इन्होंने एक एडवांस रूलिंग फाइल की थी। एडवांस रूलिंग के अंदर इन्होंने अपने फैक्ट्स यही बताए हैं कि सर हमारा केवल पुराना गोल्ड लेके आगे बेचते हैं, जो बहुत पुराना हो जाए, जो मतलब हद से ज़्यादा पुराना हो जाए, उसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर देते हैं, एक रफ फॉर्म के अंदर आगे बेच देते हैं। तो इन्होंने एडवांस रूलिंग में ये बोला कि यार आप बता दो कि हम जौन सा 30-5 रूल के तहत टैक्स पे कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अब इसके रिलेशन के अंदर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने सिंपली अपने आप पर एक पैरा दिया है। वो कहते हैं कि द अबव रूल स्टिपुलेट्स द मेथड बाय विच द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज अराइव्ड एंड इज एप्लीकेबल ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन। तो उन्होंने लॉ का एक्सट्रैक्ट निकाल के बोला है कि कुछ कंडीशन हम आपको बता देते हैं, अगर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ठीक है, आप रूल इसमें लगा दें। अब वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस है, द सप्लाई मेड बाय सप्लायर मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई, द सप्लायर शैल बी a person dealing in buying and selling of second hand goods, that means used goods, as such or after such minor processing which does not change the nature of goods। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहली बात तो सप्लाई शैल बी मेड बाय सप्लाई, द सप्लायर मस्ट बी अ टैक्सेबल सप्लाई। फॉर एग्जांपल कहते हैं कि अगर आप गोल्ड सप्लाई कर रहे हो तो वो एक टैक्सेबल सप्लाई आती चाहिए, जो इनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। इनकी सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन में लॉ कहता है कि आप जो सामान खरीद रहे हो ना उसकी फॉर्म मत चेंज करो। अगर आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, इसका मतलब है कि आप ये जो सेकंड हैंड वाला रूल है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, आपने उसका नेचर ही चेंज कर दिया गुड्स का। तो इसी पॉइंट के ऊपर वो फंसे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं सर,
आप ये रूल 32(5) नहीं अप्लाई कर सकते। आप नॉर्मली अपनी परचेजेस को आईटीसी लो और फर्दर आगे जाके सप्लाई करो, ये आपको ऊपर वैलिड नहीं है। तो यही एडवांस रूलिंग थी। अब एक थर्ड एडवांस रूलिंग भी है, वो भी एक बारी समझ लेते हैं। जो तीसरी हमारी एडवांस रूलिंग है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड की है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड क्या है, ये भी कर्नाटका वेस्ट बंगाल के अंदर इन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है। एग्रीकल्चर लैंड खरीद के क्या कर रहे हैं, ये इस एग्रीकल्चर लैंड को ना डेवलप करवा रहे हैं पूरी तरीके से। हर चीज़ यानी कि उसके ऊपर हर तरह का उसमें डेवलपमेंट करवाएंगे, उसकी एनओसी लेंगे, उसकी सीएलयू कराएंगे, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फिर उसके अंदर प्लॉट कट करेंगे, प्लॉट बांटेंगे। टोटल इनके पास यहाँ पर काफ़ी कुछ मैं देख रहा था, तकरीबन इनके पास 700-800 के नहीं 266 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इनके पास, और ये 266 रेजिडेंशियल प्लॉट्स वहाँ बेचेंगे। अब ये एडवांस रूलिंग इस चीज़ की कर रहे हैं, एडवांस रूलिंग कह रहे हैं कि यार जौन से हम साथ में डेवलपमेंटल चार्जेस पे कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं प्लॉट को डेवलप करवाने के लिए, जैसे सबसे पहले उसका नक्शा बनवाएंगे, एनओसी लेंगे, रेरा से रजिस्टर कराएंगे, फिर बुकिंग फ़ीस लेंगे, थोड़ा एडवर्टीज़मेंट करेंगे, इन सब चीज़ें करेंगे। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इसके साथ एक क्लब हाउस बना रहे हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर आस-पास बनवा रहे हैं, स्विमिंग पूल तक बनवा रहे हैं हम, एक प्राइवेट सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो हम इन सब चीज़ों का भी हम फ़ीस आपसे प्लॉट की बुकिंग के टाइम पर चार्ज कर रहे हैं। तो इन्होंने एडवांस रूलिंग में यही चीज़ फिर दोबारा पूछी है। जैसा हमारा फर्स्ट केस था ना, उनका ओपन पार्किंग स्पेसेस था, बट इन्होंने हर एक उसको फॉर एग्जांपल गार्डन भी है ना, उसको भी वहाँ पे साथ में निकलवा दिया है कि आप बताओ कि जो गार्डन की इन सब की चीज़ें भी फ़ीस भी हम साथ में चार्ज कर रहे हैं अपनी प्लॉट के बुकिंग के टाइम पे। तो ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो एडवांस रूलिंग ऑफिसर बहुत क्लियर थे इसके अंदर। उन्होंने सबसे पहले देखा, आप अपना एग्रीमेंट दिखाओ, और एग्रीमेंट के अंदर उनको पता चला कि वो जो हैं बाकी अमेनिटीज़ हैं वो बेच नहीं रहे हैं, वो राइट टू असेस दे रहे हैं लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उन अमेनिटीज़ का। अब क्योंकि वो राइट टू असेस दे रहे हैं उन सारी लीज अमेनिटीज़ का, तो कहते हैं कि सर ये कॉम्पोजिट सप्लाई किसी भी कतई नहीं है। आप जो अपने प्लॉट्स हैं जो आप बेच रहे हो, जो एक पर्टिकुलर लैंड है, उसको तो हम नॉन जीएसटी सप्लाई ट्रीट कर लेंगे, बट जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हो ना, यहाँ पर क्लब हाउस बनवाने का, बैडमिंटन कोर्ट बनवाने का, स्विमिंग पूल्स बनवा के उसको यूज़ करवाने का, यानी कि आप पैसा चार्ज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार ये सब स्विमिंग पूल्स गोदरेज के ही रहेंगे, बट हम आपको राइट देते हैं इन्हें यूज़ करने का। तो वो जो राइट है ना, उसके ऊपर आप हमारा 18% जीएसटी दोगे। उन्होंने क्लियरली यहाँ पर दिया है कि द एप्लीकेंट इज नॉट लाइबल टू चार्ज डीएसटी ऑन सेल ऑफ प्लॉट, फर्स्ट पॉइंट दूसरा। फिर कहते हैं द एप्लीकेंट इज नॉट लाइबल टू चार्ज डीएसटी ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ठीक है। और थर्ड में वो कहते हैं द एप्लीकेंट इज लाइबल टू चार्ज डीएसटी ऑन अदर कॉमन अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज, ठीक है ना। तो ये 3 छोटे पॉइंट्स में उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते बस यही आया था, 2 एडवांस रूलिंग थी, एक एपेलेट एडवांस रूलिंग थी, एक नोटिफिकेशन था जिसके अंदर से उन्होंने ई इनवॉइसिंग की लिमिट 10 करोड़ से कम करके 5 करोड़ पे कर दी थी। हफ्ते में यही था, बाकी फिर अगले हफ्ते देखेंगे, अगर कुछ बढ़िया न्यूज़ आती है तो बताएंगे।